today's topic is justice in family. तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ही आप लोगों ने पढ़ा है, ट्रस्ट पढ़ा और संबंधों में, परिवार व्यवस्था में संबंधों में न्याय की क्या स्थिति है, कैसे न्याय होता है संबंध में, इसको हम लोगों ने पहचाना। इसके बाद हम लोगों ने सम्मान, कैसे दूसरे का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर हम सम्मान करते हैं लोगों का। और फिर हम लोगों ने ये देखा कि समाज में जो भेदभाव मौजूद है, उस भेदभाव की वजह क्या है, कहाँ गलती होती है जिसके कारण सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएशन है वो प्रिवेल करता है। फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि कैसे ईगो और ओवर इवैल्यूएशन से लोगों के अंदर ईगो आ जाता है और अंडर इवैल्यूएशन से या अदरवाइज इवैल्यूएशन से लोगों के अंदर डिप्रेशन पैदा होता है। और ओवर इवैल्यूएशन भी डिसरिस्पेक्ट है, अंडर इवैल्यूएशन भी डिसरिस्पेक्ट है, अदरवाइज इवैल्यूएशन भी डिसरिस्पेक्ट है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है संबंधों में न्याय, क्योंकि संबंधों में न्याय के मुद्दे से ही, न्याय से ही संबंधों में हार्मनी स्टैब्लिश होती है। तो अगर हम परिवार की व्यवस्था को देखें तो संबंध पहले से मौजूद है, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पहले से मौजूद है। और ये रिलेशनशिप एक मैं का दूसरे मैं से, यानी एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ से है। और अगर आप बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, भीतर की तरफ देखेंगे, एक बार झांकेंगे तो देखेंगे संबंधों में फीलिंग्स पाई जाती हैं और ये फीलिंग्स एक सेल्फ की दूसरे सेल्फ के प्रति होती है। और इन फीलिंग्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इन भावों को आप पहचान सकते हैं। ये 9 फीलिंग्स हैं। और एक बार जब पहचान लें तो संबंधों में आवश्यकता अनुरूप आप इन भावों का, इन फीलिंग्स का निर्वाह करें। और निर्वाह करने के बाद इवेल्युएट करें कि ठीक से उसका निर्वाह हुआ कि नहीं, उसका मूल्यांकन करें। एंड फाइनली यू विल फाइंड दैट यू आर लीडिंग टू हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, लीडिंग टू हैप्पीनेस इन योर रिलेशनशिप। ये जो 9 फीलिंग्स हैं, ये क्या है? विश्वास, ट्रस्ट, जिसको फाउंडेशन वैल्यू कहा जाता है, फिर रेस्पेक्ट है, अफेक्शन है, केयर है, गाइडेंस है, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड, लव, यानी श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम। ट्रस्ट के लिए हमने आपसे कहा ही था कि ट्रस्ट का मतलब बड़ा साफ साफ, विश्वास का मतलब होता है कि मैं दूसरे का भला चाहता हूं और दूसरा मेरा भला चाहता है, ऐसी आश्वस्ति अपने भीतर हो जाए, यही विश्वास है। और सम्मान का मतलब कि राइट इवैल्यूएशन, किसी व्यक्ति का ठीक ठीक मूल्यांकन हो। और इस मूल्यांकन का आधार क्या? मूल्यांकन का आधार व्यक्ति की भागीदारी से तय होता है कि व्यक्ति का स्वयं के साथ, यानी अपने शरीर और अपने आत्म के बीच उसका व्यवहार कैसा है, उसकी समझदारी कैसी है, वो हार्मनी स्टैब्लिश कर पा रहा है कि नहीं, परिवार में लोगों के बीच में इन मूल्यों का जो 9 मूल्य हैं, 9 भाव हैं, इनका ठीक से निर्वाह कर पा रहा है कि नहीं, समाज व्यवस्था में कर पा रहा है कि नहीं, प्रकृति और अस्तित्व के साथ वो संबंधों का राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर निर्वाह कर पा रहा है कि नहीं। इससे पता चलता है व्यक्ति के सम्मान का, कि व्यक्ति के समाज में सम्मान क्या है। ये इवैल्यूएशन का पैरामीटर है कि वो अपनी सहज स्वीकृतियों के आधार पर, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, उसके आधार पर वो व्यवहार कर पाता है या नहीं कर पाता। इसमें जो अफेक्शन नाम का मूल्य है, सम्मान के बाद, राइट इवैल्यूएशन के बाद अफेक्शन आता है स्नेह। स्नेह का मतलब ये होता है कि द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर, यानी दूसरे के साथ संबंध को स्वीकार करने का भाव। यह पहचान कर लेना कि जो सामने अन्य व्यक्ति है वो मेरा संबंधी है। तो दूसरे को, एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर एज वंस रिलेटिव, दूसरे को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार कर लेना, इसी को स्नेह कहते हैं। तो विश्वास और सम्मान के भाव के साथ हम एक दूसरे मनुष्य को संबंध की तरह स्वीकारते हैं। और जब एक बार आप किसी को संबंध की तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसके व्यक्ति के प्रति परस्पर पूरकता के लिए जिम्मेदारी और निष्ठा, आपकी जिम्मेदारी और निष्ठा के भाव के साथ आप जीना शुरू करते हैं। जिम्मेदारी किस बात की? अगर हम शरीर को लें, व्यक्ति के शरीर को लें जिसको आप संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं, तो उसके शरीर को नॉरिशमेंट यानी पोषण जो है, पोषण को इंश्योर करते हैं। आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, कोई व्यक्ति आया, और अगर आप उससे संबंध को पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो फीलिंग्स को सबसे पहले शरीर के प्रति निर्वाह करते हैं। पहले तो मिलते हैं तो सेल्फ के प्रति उसको रेस्पेक्ट यानी सम्मान, जिस तरीके का संबंधी है, वो जीजा जी हैं, वो मामा है, वो फूफा हैं, वो मित्र हैं, जिस तरह के संबंधी हैं, उस तरह के भाव के साथ संबंध का निर्वाह करते हैं। और आप उनको नमस्ते करना है, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी इंटेंसिटी तय करते हैं और उस हिसाब से आप एक्सप्रेशन करते हैं।
तो ये तो एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ के बीच में भाव का निर्वाह हुआ। इसके बाद दायित्व का भी निर्वाह करते हैं कि शरीर में भाव का एक्सचेंज बॉडी में तो होता नहीं है, भाव का एक्सचेंज, फीलिंग का एक्सचेंज सेल्फ में होता है। तो सेल्फ के लेवल पे आप क्या करते हैं? सेल्फ के लेवल पे आप जो है वो सेल्फ के लेवल पे भाव के निर्वाह के बाद बॉडी का जो शरीर है, शरीर के पोषण के अर्थ में उनके लिए जल लेके आएंगे, पानी लेके आएंगे, मीठा लेके आएंगे, जो एक आगंतुक के आने के बाद पोषण के अर्थ में दिया जाता है। अगर वो रुकते हैं शाम को तो भोजन भी करवाएंगे, सोने की व्यवस्था करेंगे, उनको बहुत ज्यादा गर्मी न लगे, पंखे वाली जगह पे, यानी उनके शरीर के आराम के लिए हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। और उनके भावपूर्ण बातें भी उनसे करते हैं, तो उनके संबंधियों के बारे में, परिवार, ये सब, तो ये सब संबंध जिससे जैसा होता है अफेक्शनेट होते हैं उनसे। ठीक, जहां स्नेह नहीं होता वहां क्या होता है? जहां स्नेह का अभाव हो जाता है वहां विरोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसी फीलिंग्स आती हैं। अपोजिशन के भाव, एब्सेंस ऑफ अफेक्शन के केस में अपोजिशन, जीलस, ये सब प्रोमिनेंट चीजें होती हैं जो संबंधों में साफ साफ देखी जा सकती हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति से संबंध महसूस करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे आप। कभी आप अपने भाई से कंपटीशन नहीं करते, बहन से कंपटीशन नहीं करते। अगर संबंध को देख पा रहे हैं तो माता पिता से कंपटीशन नहीं करते, अपोज नहीं करते। अपोज तब करते हैं जब संबंध को नहीं देख पाते, जब नेचुरल एक्सेप्टेंस को नहीं समझ पाते। जहां नेचुरल एक्सेप्टेंस से डिगे और प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन के आधार पे आपकी फीलिंग्स डोमिनेट हुई, वहीं विरोध पैदा हो जाएगा, द्वेष पैदा हो जाएगा, ईर्ष्या पैदा हो जाएगा। ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं और आपकी हार्मनी बिगड़ जाती है। तो स्नेह जब तक बना रहेगा तब तक हार्मनी, यानी स्वयं में और शरीर में व्यवस्था बनी रहेगी, परिवार में व्यवस्था बनी रहेगी, एक सेल्फ दूसरे सेल्फ के बीच में व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही स्नेह का अभाव होगा वैसे ही अपोजिशन और जीलस जैसी कंडीशंस उत्पन्न हो जाती हैं, परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो अब एक वैल्यू है केयर, ममता, फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ माय रिलेटिव, अपने संबंधी के शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव, इसको केयर कहते हैं। जैसे माँ बच्चे के प्रति लाड़ लुटाती है, ममता करती है। ममता करती है तो क्या करती है? शरीर को धोएगी, शरीर को पोंछेगी, उसको समय समय पे उसकी भूख का अनुमान लगा के उसको खिलाएगी, पिलाएगी। बच्चा घूमना टहलना चाहता है, घुमाएगी, फिराएगी, कपड़े पहनाएगी, उसको मोबिलाइज कराएगी, बच्चा कहीं जाना चाहता है तो। इस तरीके से देखा जाए तो केयर की स्थिति बनती है, केयर का भाव आता है, शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ द माय रिलेटिव। तो द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, यानी कि उसके शरीर को नर्चर करना और प्रोटेक्ट करना, ये केयर है, ये ममता है। संबंधी के शरीर के पोषण संरक्षण की स्वीकृति का भाव, जिसको संबंधी मान लेते हैं, आप मानते हैं कि उसके शरीर का पोषण भी करना है और उसका संरक्षण भी करना है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है, ये स्वीकृति का भाव आता है केयर से। फिर एक वैल्यू है गाइडेंस, मार्गदर्शन। तो फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सेल्फ आई ऑफ माय रिलेटिव, यानी अपने संबंधी के प्रति जिम्मेदारी का जो भाव है, ये गाइडेंस है। जिम्मेदारी किस भाव की, किस बात की? जिम्मेदारी इस बात की कि जहां आपको लगता है कि आपका ज्ञान, आपकी समझदारी बेहतर है और आपके संबंधी के ज्ञान और जिम्मेदारी कम है, तो उसको बढ़ाने का भाव। जैसे मैं छात्रों से अगर महसूस करता हूँ कि ये मेरा छात्र है और किसी विषय पर मेरा ज्ञान अधिक है, मेरी समझदारी ज्यादा है और मेरे छात्र की समझदारी कम है, तो अपने छात्र की समझदारी बढ़ाने का प्रयास करना, ये गाइडेंस है, ये मार्गदर्शन है। किसी पर्टिकुलर विषय में मार्गदर्शन, जैसे मैं पढ़ाता हूँ अगर ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स, तो मानव मूल्यों के बारे में मुझे ज्ञान है, तो अपने छात्रों को एलिवेट करता हूँ, उनको उन्नयन की तरफ ले जाना, उनका मार्गदर्शन करना कि संबंधों को कैसे समझा जाए, स्वयं की प्रकृति को, अपनी देह की प्रकृति को, परिवार को, समाज को, प्रकृति को, ब्रह्मांड को, और इनसे अपने संबंध को समझ के कैसे इनके साथ निर्वाह किया जाए, ये मैं गाइड करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इस विषय पर मेरी समझदारी आपसे ठीक है, लेकिन जहां कहीं लगता है कि मेरा छात्र अगर कंप्यूटर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, और मैं तो मानव विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और वो अभियांत्रिकी का विद्यार्थी है, तो अगर मुझे लगता है कि उसका ज्ञान अधिक है, तो मैं प्रस्तुत हो जाऊं उसके सामने और वो जिम्मेदारी के भाव से मुझे कोई चीज सिखा दे, मुझे गाइड करे, मेरा मार्गदर्शन करे। आप किसी गांव में जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, तो एक बालक से भी पूछते हैं कि अरे भाई फलाने घर जाने का रास्ता कहाँ है, और वो आपका मार्गदर्शन करता है। ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, ये पूरकता है। बालक मेरे पास आया, मैंने उसको शिक्षा दिया,
मैं बालक के पास गया, उसने किसी के घर का रास्ता बता दिया। तो संबंधी के मैं के प्रति, सेल्फ के प्रति जिम्मेदारी का भाव, जहां सेल्फ में ज्ञान का भाव है वहां पे जिम्मेदारी उठाइए अगर आपका ज्ञान अधिक है तो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन द सेल्फ ऑफ माई रिलेटिव। अपने संबंधी के प्रति राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के साथ जुड़ना, उनके भीतर समझदारी और भाव, इन सबको बढ़ाने का प्रयास करना, सुनिश्चित करने का प्रयास करना, ये गाइडेंस है। तो ममता एवं वात्सल्य स्नेह, ये जो ममता है और वात्सल्य है यानी गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, ये स्नेह के सहज प्रतिबल है, अफेक्शन के सहज प्रतिबल है। जब किसी से आपको अफेक्शन होगा, किसी से आपको स्नेह होगा, तो अनिवार्य रूप से आप उसकी केयर भी करेंगे, आप उसका गाइडेंस भी करेंगे, ये दोनों चीजें करेंगे। क्या हम अब ये देखें समाज में, तो क्या हम आज ममता और वात्सल्य यानी कि केयर और गाइडेंस अपने संबंधियों को, अपने परिवार में सुनिश्चित कर पा रहे हैं? कोई छोटा भाई है, उसको कोई चीज नहीं आ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो हम जिम्मेदारी के भाव से जुड़ते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ठंडी लग रही है, कपड़े नहीं पहना, जिम्मेदारी के भाव से कहते हैं जाओ कपड़े पहनो। नहाया धोया नहीं है, साफ सुथरा नहीं, जाओ नहा धो लो। सो नहीं रहा है, शरीर को आराम नहीं दे रहा है, जाओ बहुत घूमे, जाके आराम करो, सो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। यानी कि हम इंश्योर करते हैं, गाइडेंस भी करते हैं। कहीं जा रहा है, रास्ते में बाबू ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे खाना खाना, ऐसे लोगों से बात करना है, ऐसे करना है, हम गाइड करते हैं। ये कब करते हैं? जब उससे अपने संबंध को देख पाते हैं। किसी दिन भाई से झगड़ा हो जाता है, बहन से झगड़ा हो जाता है, और देखिए उतनी देर के लिए ममता और वात्सल्य दोनों एब्सेंट हो जाता है। वो कहीं गलती कर रही होती है, लगता है कि उसको बताना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव भी आता है, लेकिन कुछ रोकता है, विरोध का भाव आपको रोकता है। और जब विरोध का भाव रोकता है, कहते हैं भाड़ में जाए, हमसे कोई मतलब नहीं, गलती करे, अच्छा करे, जो करेगी भुगतेगी। अब यहाँ विरोध के भाव में आ गए, और जब आप विरोध के भाव में आते हैं तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो आप अपने भीतर देखिए कि क्या आप ज्यादातर समय ममता का ध्यान रखते हैं, या ज्यादातर समय गाइडेंस यानी वात्सल्य का ध्यान रख पाते हैं कि नहीं अपने संबंधों में। ये स्वयं में एक महत्वपूर्ण बात है। फिर एक मूल्य है श्रद्धा, रेवरेंस, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस, श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव। कोई व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ है, चाहे आपके शिक्षक हैं, आपके माता पिता हैं, कोई बुजुर्ग हैं अनुभवी, कोई राजनेता है जो समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, कोई इस तरह का व्यक्ति होता है, तो उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उमड़ पड़ती है। उसकी श्रेष्ठता को हम स्वीकार करते हैं, और श्रेष्ठता को स्वीकार करने के नाते उनकी व्यापक भागीदारी को देखते हुए उनका सम्मान भी बहुत ज्यादा करते हैं। परिवार में बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा होती है, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, बड़े भाई बड़ी भाभी के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। उनकी श्रेष्ठता को हम स्वीकार करते हैं। यह श्रेष्ठता किस बात की? राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के निर्वाह की। श्रेष्ठता किस बात की? कॉम्प्लीमेंटेरिटी के निर्वाह की, ज्ञान की, समझदारी और समझदारी के निर्वाह की, भाव और भाव के निर्वाह की। ये जो श्रेष्ठता है, इस श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेना ही श्रद्धा। कोई बड़ी उम्र का भी आदमी हो और वो अब केयर और अफेक्शन, केयर, गाइडेंस ये सब ना करे, तो आप देखते हैं कि वो श्रद्धा का पात्र नहीं बन पाता। वो श्रेष्ठता के भाव के साथ आप उससे नहीं मिल पाते, क्योंकि उसमें कुछ एक्सीलेंट नहीं दिखता, उत्तम नहीं दिखता। तो एक्सीलेंस का मतलब होता उत्तम, श्रेष्ठता। श्रेष्ठता किस बात की? व्यवस्था को समझना, चाहे स्वयं की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था, ब्रह्मांड की व्यवस्था, यही एक्सीलेंस है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसके भी विद्यार्थी हो, तो आप प्रयास करते हैं कि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, एक पर्टिकुलर सिस्टम को समझा जाए। तो यहाँ हम चूंकि ये होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम पूरे संपूर्ण व्यवस्था को समझने की बात कर रहे हैं। हम एक इकाई, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड एग्जिस्टेंस, हम चारों व्यवस्थाओं को समझने और व्यवस्था पूर्वक जीने को एक्सीलेंट मानते हैं कि वही श्रेष्ठता है। जो व्यक्ति ऐसे जीता है वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, चारों स्तर पे, मानव के रूप में, परिवार, समाज, प्रकृति और अस्तित्व के रूप में। अब जहां श्रेष्ठता का भाव होगा वहां कंपटीशन नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सीलेंट व्यक्ति होंगे तो दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय, अपने से कम ज्ञानी दिखाने की बजाय, आप में तुरंत किसी के पास कम ज्ञान है तो उसके ज्ञान को उठाने का भाव आएगा, उसको ज्यादा जिम्मेदार का भाव आएगा। आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होने के बजाय आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आएगी। सामने वाले में इन्फीरियरिटी की फीलिंग क्रिएट करने की बजाय आप सामने वाले को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थितियां
बनती हैं। तो आ, इस प्रकार की चीजें हम अपने जीवन में देख पाते हैं, अपने जीवन में कर पाते हैं, ऐसा होता है। और फिर अगर हम वर्शिप की बात करें, पूजा पूजा तो एफर्ट मेड टू अचीव एक्सीलेंस, श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास, श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास। ये जो प्रयास है आ, आ, यही पूजा है। हम जो अपने जीवन में जैसे कहते हैं पढ़ाई पूजा है आप, तो वर्शिप यानी श्रेष्ठता के लिए, सुपरियरिटी को अचीव करने के लिए किया गया प्रयास। आपकी पढ़ाई वर्शिप है, पूजा है। केवल धार्मिक गतिविधियां ही पूजा नहीं है। आप जो श्रद्धेय है, जिसको आपने श्रद्धेय माना है, श्रेष्ठ माना है, एक्सीलेंट माना है, उस एक्सीलेंट से व्यक्ति से कुछ प्राप्त करने की आपको प्रेरणा की स्वीकृति मिल जाए, यही आपकी पूजा है। आप कॉलेज में आते हैं, अपने गुरुजन से पढ़ते हैं, परिवार में माता पिता से पढ़ते हैं, समाज में श्रेष्ठ लोगों से सीखते हैं, ये पूजा का भाव है। तो एक्सीलेंट और एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता और टू बी स्पेशल विशेषता, इन दोनों के बीच में फासला क्या है कि जब आप एक्सीलेंट के बारे में सोचते हैं ना, एक्सीलेंट होते हैं श्रेष्ठता के बारे में, तब आपके मन में एक स्वीकृति रहती है कि दूसरा मेरे ही जैसा है और हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेरिटी में हैं। लेकिन जब आप स्पेशल बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, मैं चाहते हैं दूसरों से अलग बनना, मैं स्पेशल हूँ, खास, तो आप दूसरों से भिन्न बनने के लिए कंपटीशन करते हैं, संघर्ष करते हैं, कई बार जीलस की फीलिंग, विरोध की फीलिंग रखते हैं। जब आप एक्सीलेंट होते हैं तो दूसरों को अपने जैसा बनने में सहयोग करते हैं। एक एक्सीलेंट व्यक्ति दूसरों को एक्सीलेंट बनाना चाहता है, और जो अपने आप को स्पेशल मानता है, वो उसके मन में हमेशा रहता है कि दूसरा स्पेशल ना हो जाए, तो चाहता है वो भेद बना रहे समाज के अंदर, व्यक्ति के अंदर, संबंध के अंदर भेद बना रहे और दूसरा उससे कम ज्ञानी रहे। जो एक्सीलेंट होता है वो सहज स्वीकृति पर आधारित उसका जीवन होता है, व्यवस्था में भागीदारी करता है सहज स्वीकृति, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर। जबकि जो स्पेशल बनता है वो मान्यताओं के आधार पर, भय के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर वो श्रेष्ठ बनना चाहता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना चाहता है। तो चाहे वो जातीय मान्यताएं हो, धार्मिक मान्यताएं हो, पारिवारिक मान्यताएं हो, जेंडर से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं, धन दौलत से जुड़ी हुई मान्यता है, तमाम तरह की मान्यताएं समाज के अंदर, सौंदर्य से जुड़ी हुई मान्यता है, कुरूपता को लेकर जुड़ी हुई मान्यताएं हैं, पद को लेकर जुड़ी हुई मान्यताएं हैं। जिन जिन मुद्दों पे भेद होता था, भेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा सम्मान के आर्टिकल के अंतर्गत, तो मान्यताओं पर आधारित भय और जो प्रलोभन है, ये आपको स्पेशल बनाता है। और मैंने आपसे बार बार चर्चा की है कक्षाओं में कि अगर जीवन मान्यता यानी प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन के आधार पर अगर आपका कार्य और व्यवहार चल रहा है, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी समृद्ध नहीं हो सकते। आप धनी हो सकते हैं लेकिन समृद्ध नहीं हो सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको जीने के लिए कितने धन की जरूरत है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि संबंध में क्या क्या भाव हम जिए और क्या भाव ना जिए। उसमें कोई डेफिनेटिवनेस नहीं आएगी, कोई सुनिश्चितता नहीं आएगी, सुनिश्चितता का निरंतरता में अभाव बना रहेगा। फिर जब आप एक्सीलेंट होते हैं तो आप संबंधों में विश्वास को, यानी यह स्वीकार करते हैं, यह स्वीकृति आपके भीतर बनती है कि दूसरा व्यक्ति आपका भला चाहता है, आपको सुखी देखना चाहता है। आपको यह अनुभूति होती है कि आप स्वयं को और दूसरे को सुखी करना चाहते हैं। आप में सम्मान का भाव होता है, आप लोगों का राइट इवेल्युएशन करते हैं, आप किसी का ओवर इवेल्युएशन नहीं करते, आप किसी का अंडर इवेल्युएशन नहीं करते, आप किसी का अदरवाइज इवेल्युएशन यानी कि किसी का अधिमूल्यन नहीं करते, किसी का अवमूल्यन नहीं करते, किसी का अन्यथा मूल्यन नहीं करते, सबका ठीक मूल्यांकन करते हैं और उचित सम्मान करते हैं। लोगों के साथ अफेक्शनेट रहते हैं, लोगों के साथ केयर करते हैं, लोगों का गाइडेंस करते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को स्पेशल समझते हैं कि आप दूसरों से जुदा हैं, अलग हैं, अपनी शिनाख्त एक अलग शख्सियत के रूप में आप करना चाहते हैं, डिफरेंट पर्सन के रूप में करना चाहते हैं, तब स्वयं को आप हमेशा ओवर इवेल्युएट करते हैं, आप हमेशा बेअंदाज रहते हैं, हमेशा बेअंदाज आप रहेंगे, हमेशा ओवर इवेल्युएट करेंगे। कपड़ा पहनेंगे सोचेंगे ऐसा किसी का ना हो, जूते पहनेंगे सोचेंगे ऐसा किसी का ना हो, शरीर का सौंदर्य, बाल झाड़ेंगे सोचेंगे आपकी हेयर स्टाइल डिफरेंट हो, क्रीम लगाएंगे सोचेंगे वो बहुत खूबसूरत आप दिखें, बोलेंगे आपको लगेगा आप जैसा कोई बोलता नहीं है, क्लास में आप पढ़ेंगे आपको लगेगा आपसे ज्यादा किसी का नंबर नहीं आना चाहिए।
आप ओवर इवेल्युएट करते रहते हैं, और जहां ओवर आप नहीं अपने आप को सिद्ध कर पाते, वहां कोई न कोई ऐसा कारण तलाश लेते हैं कि किसी न किसी बहाने सामने वाला आपको ओवर इवेल्युएट कर ले और आपको मान ले कि यू आर सुपीरियर। इसी प्रयास में आप लगे रहते हैं, और दूसरों का हमेशा अवमूल्यन, दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, ओवर एस्टिमेट करते रहेंगे। जो एक्सीलेंट व्यक्ति होता है वो समृद्धि के लिए प्रयास करता है। उसको ये पता होता है जीवन में कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी का नॉरिशमेंट करने के लिए, बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए उसको किन भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है। घूमने फिरने, खाने पहनने ओढ़ने के लिए क्या चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा भोजन चाहिए, उसको पता होता है। वो समृद्धि के भाव में रहता है। वो ना तो एसवीडीडी की कंडीशन में रहता है, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र लोगों की कंडीशन में रहता है, ना तो सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र लोगों की कंडीशन में रहता है। वो 4S की कंडीशन में रहता है, सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध लोग। यानी उसको अपनी आवश्यकताएं पता होती हैं और यह क्षमता होती है कि वो अपने इतना उत्पादन करे कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। जबकि जो लोग अपने आप को स्पेशल मानते हैं वो हमेशा दरिद्र रहते हैं। वो या तो एसवीडीडी रहते हैं या तो एसएसडीडी रहते हैं, या तो सुविधा विहीन दुखी दरिद्र होते हैं या तो सुविधा संपन्न। सुविधा संपन्न लोग भी दुखी दरिद्र इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि जीवन में कितने सुविधाओं को हम इकट्ठा कर लें, कितनी फिजिकल फैसिलिटीज को हम कलेक्ट कर लें तो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी। तो दरिद्रता का भाव हमेशा बना रहता है, हमेशा दरिद्रता का भाव उनके भीतर बना रहता है। उनके पास बहुत सारा, मैंने एक बार आप छात्रों के सामने उदाहरण दिया था कि एक बार क्या हुआ कि गुजरात में जब दंगा हुआ तो दुकानें, कई समुदाय के लोग दुकानें लूटते थे। जहां जिसकी मेजॉरिटी हो, जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच में वो दंगा था, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा है वहां हिंदुओं की दुकान लूट रही थी, जहां हिंदू मेजॉरिटी ज्यादा थी वहां पे मुसलमानों की दुकान लूट रही थी। और वीडियो कैमरे में देखा गया कि शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर भी 6-6, 7-7 हजार के जूते लूट रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर है उसके पास जूता नहीं है, लेकिन दरिद्रता का भाव बना हुआ है, दरिद्रता का भाव बना हुआ है तो जूता लूट रहा है। समृद्धि का भाव होता तो वो लूटता नहीं, बल्कि लूटने वाले लोगों को मना करता, वो उनको गाइड करता कि ये काम ठीक नहीं हो रहा। जो एक्सीलेंट लोग होते हैं वो निश्चित एकदम डेफिनेट बिहेवियर करते हैं और निरपेक्ष रहते हैं। वो व्यक्ति के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, प्रजाति के आधार पे, धन के आधार पे, पद के आधार पे, सिद्धांत के आधार पे, सूचना के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते। वो निरपेक्ष भाव में रहते हैं, निष्पक्ष भाव में रहते हैं, हर व्यक्ति को व्यक्ति समझते हैं। लेकिन जो लोग प्री कंडीशनिंग मान्यताओं पर भय प्रलोभन के आधार पर जीते हैं, हमेशा स्पेशल फील करते हैं अपने आप को, वो हमेशा सापेक्षिक जिंदगी जीते हैं। वो व्यक्ति के आधार पे, व्यक्ति के आधार पे व्यवहार बदलते रहते हैं। उनका कोई डेफिनिट कैरेक्टर नहीं होता, डेफिनिट व्यवहार नहीं होता, डेफिनिट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई निश्चित जीवन, कोई विचार, कोई सोच, कोई दृष्टिकोण नहीं होता। वो बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है उनके भीतर। अब एक मूल्य जीवन में है ग्लोरी। ग्लोरी किसको कहते हैं? फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट टू एक्सीलेंस। गौरव का भाव किसके प्रति होता है? जिन्होंने आपकी श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया हो, उनके प्रति जो आपके मन में भाव है। जैसे सैनिक के प्रति गौरव का भाव, क्योंकि सैनिक हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन को बड़ा बनाए रखने के लिए अपने जीवन का त्याग करता है, तो उसके प्रति गौरव की अनुभूति होती है। जिनको हम देश के महान लोग कहते हैं, अपने पूर्वज पुरुषों के प्रति, इतिहास पुरुषों के प्रति गौरव का भाव होता है, क्योंकि जो वर्तमान की उपलब्धियां हैं वो अतीत के गुजरे हुए लोगों के प्रयास से हैं। एक अच्छी भाषा का विकास किया उन्होंने ताकि हम अपने अपने अभिव्यक्ति कर पाए, आवास घर बनाए, सड़कें बनाई उन्होंने, परंपरा है, रीति है, रिवाज है, कस्टम्स हैं, जीवन मूल्य हैं, कितनी कितनी चीजों को खोजा, भौतिक अभौतिक चीजों की तलाश किया, ज्ञान की तलाश किया। तो उन लोगों के प्रति उस अचीवमेंट को एक्सेप्ट करना, उनके प्रति जो हमारे मन में भाव होता है, जिन्होंने मनुष्य की श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, उसी भाव को कहते हैं गौरव का भाव। हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, बी.आर. अम्बेडकर की बात करते हैं, पंडित नेहरू की बात करते हैं, लाल बाल पाल की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इतिहास पुरुष, जिनको हम राष्ट्रीय गौरव के रूप में समय समय पे उनको याद करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपना कृतज्ञता भाव, अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं।
ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या? फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माय एक्सीलेंस। देखिए गौरव क्या है? फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माय एक्सीलेंस, जिन्होंने मेरे एक्सीलेंस के लिए प्रयास किया हो उसके प्रति भाव। और फीलिंग फॉर दोज, ये भी ग्रेटिट्यूड भी उन्हीं के लिए है। ग्रेटिट्यूड में हम उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं कि आपने मेरे लिए ऐसा किया, थैंक यू सो मच। हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई हमको रास्ता दे देता है तो हम कहते हैं भाई साहब बहुत 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 धन्यवाद आपको। सड़क सड़क पे जाते कहते हैं भाई पता बता दीजिए जरा, तो रास्ता बता देते हैं सही सही, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, नहीं तो हम भटक जाते अगर आप ना होते तो। हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी पे लिफ्ट दे दिया, हमारे शरीर के अफेक्शनेट भाव से हमारे शरीर के राइट यूटिलाइजेशन के लिए एक जगह से उठाया दूसरी जगह ड्रॉप कर दिया, ऐसे व्यक्ति को सम्मान के भाव से देखते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद गाड़ी पर लिफ्ट देने के लिए। तो ये ग्रेटिट्यूड है, ये कृतज्ञता है, उनके कृत्य को एक्सेप्ट करना है। तो जो श्रेष्ठता के लिए प्रयास करता है, अपने समाज के श्रेष्ठता के लिए, अपने श्रेष्ठता के लिए, उसके प्रति जो भाव होता है वो ग्लोरी है। और जो आपके श्रेष्ठता के लिए करता है, उसके प्रति जो भाव है वो ग्रेटिट्यूड है। इसके बाद अब ये 9 मूल्य थे जिसको हमने पढ़ा। अंतिम मूल्य है प्रेम, लव। तो अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच कर देखिए, अगर आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं तो किसी के साथ आपके मन में विरोध का भाव नहीं होना चाहिए। अगर मन में दुनिया में किसी के प्रति विरोध का भाव है, इसका मतलब आप संबंध पूर्वक नहीं जीना चाहते और आप हार्मोनियस लाइफ नहीं जी सकते। आप में ईर्ष्या बना रहेगा, द्वेष बना रहेगा, तनाव रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, ईगो रहेगा, क्रोध रहेगा, ये सब बना रहेगा, कंपटीशन की फीलिंग रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट का भाव रहेगा। लेकिन सहज स्वीकृति के आधार पर अगर जिएंगे तो आप में एक साथ और अनेक लोगों के साथ भी और हर आदमी के साथ स्नेह और प्रेम का भाव आप में बना रहेगा। सबको अपने संबंधी के रूप में, हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार करने का भाव आप में बना रहेगा। प्रेम क्या है? द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल। हर व्यक्ति से, हर व्यक्ति को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार कर लेना, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, यही प्रेम है। लव, द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, कंप्लीट वैल्यू। हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव, वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, मिट्टी है, पेड़ है, पौधा है, सबको संबंधी मान के अच्छे से निर्वाह करना, ये प्रेम है। पूर्णता में रति, पूर्णता में रत होना, पूर्णता में लीन रहना, सबको संबंधी के भाव के साथ हर पल जीना, हर एक के साथ संबंध में निहित रस की अनुभूति करना। यानी हर व्यक्ति के साथ उन 9 मूल्यों को जो लोग अनुभूत कर पाते हैं वो प्रेमी लोग होते हैं। इसकी शुरुआत एक एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने से होती है, पहले परिवार में, फिर समाज में, फिर पूरी दुनिया में। तो पहले एक वन बाय वन स्वीकार करते हैं, परिवार में आते हैं, परिवार के लोगों को संबंधी के रूप में स्वीकार करते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, मामा के घर, फूफा के घर, उनको संबंधी के रूप में स्वीकार करते हैं, स्कूल में जाते हैं, सहपाठियों को संबंधी के रूप में स्वीकार करते हैं, फिर समाज में लोगों को संबंधी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो धीरे धीरे हम अपने को देखते हैं कि हम सारे मानव समुदाय को संबंधी के रूप में देख पा रहे हैं। फिर हम अस्तित्व की एक एक इकाई को अपने संबंधी के रूप में देख पाते हैं, एक एक अणु को, एक एक परमाणु को, एक एक एंटिटी को, वो पत्थर, पानी, हवा, वृक्ष, सबको संबंध, स्पेस, आकाश, सबको संबंधी के रूप में देख पाना, एक से अनेक और हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारना ही प्रेम होता है। प्रेम का भाव हर इकाई के लिए होता है। परस्परता में जिसके साथ हम निर्वाह कर रहे हो, वहां काइंडनेस, दया का भाव, बेनिफिशियंस, कृपा का भाव, एंड कंपैशन, करुणा के रूप में अभिव्यक्ति होती है। प्रेम जो है वो दया, कृपा, करुणा, इसके रूप में अभिव्यक्त होता है। प्रेम का भाव या प्रेम की मानसिकता ही, यही अखंड समाज का आधार है, अनडिवाइडेड सोसाइटी, जहां समाज बढ़ता नहीं है, दूसरे देशों में, दूसरी सीमाओं में, दूसरे परिवार में, दूसरी जाति में, दूसरे धर्म में, दूसरे लिंग में, दूसरे प्रजाति में, इन सब में नहीं बढ़ता है। केवल मानव मात्र प्रेम होगा तो आप जो है वो सबसे आपको होगा। तो इसको आप जांचिए, संबंधों में क्या वरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, भाव इंपॉर्टेंट है कि सुविधा इंपॉर्टेंट है? भौतिक रासायनिक वस्तु, भाव और सुविधा। तो परस्परता में भाव के निर्वाह में सुविधा की क्या भूमिका है?
तो आप देखेंगे परस्परता में भाव के निर्वाह में तो भाव ही महत्वपूर्ण है। सुविधा की भूमिका तो जिसको आप भाव से जी रहे हैं उसको सुविधा के माध्यम से उसके शरीर के पोषण के अर्थ में ही, सुरक्षा के अर्थ में और सदुपयोग के अर्थ में ही महत्वपूर्ण है। परस्परता में संबंध में क्या सहज स्वीकार है, क्या कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, क्या पूरकता है, दूसरे से भाव पाने की अपेक्षा करना या जिम्मेदारी पूर्वक संबंध को समझना और सही भाव को स्वयं में सुनिश्चित करना। कितने लोग दूसरे से भाव पाने के लिए काम करते हैं कि सामने वाला मेरी इज्जत करे, सामने वाला मुझे नमस्ते करे, सामने वाला प्रणाम करे, मुझे देखे तो झुक जाए, मेरी आज्ञा का पालन करे, मुझसे डोमिनेट हो, मुझे देखे खड़ा हो जाए। दूसरे से भाव पाने की अपेक्षा करना ये सहज स्वीकार नहीं है, बल्कि दूसरे के साथ जिम्मेदारी से संबंध को समझना, सही भाव को स्वयं में सुनिश्चित करना और परस्परता में उसका निर्वाह करना, ये संबंधों में सहजता से स्वीकार है। परिवार में व्यवस्था न्याय परिवार से विश्व परिवार तक कैसे होगा, कैसे न्याय होगा? तो संबंध को समझें कि एक मैं का दूसरे मैं के साथ संबंध होता है, इसकी स्वीकृति निरंतरता में बनी रहे बिना किसी कंडीशन के, इसलिए कहा जाता है प्रेम कंडीशन लेस होता है, प्यार की कोई शर्त नहीं होती। संबंधी के रूप में निरंतरता में स्वीकार करना दूसरे व्यक्ति को और यह मानना कि एक मैं का दूसरे मैं के साथ संबंध है, संबंधों में भाव है, भावनाएं है, इनको पहचाना जा सकता है, ये भाव निरंतर बने रहे बिना किसी शर्त के, इन भावों का हम निर्वाह करें, आवश्यकता पड़ने पर उसका मूल्यांकन करें और देखें कि उससे उभय सुख होता है कि नहीं। संबंध में जिम्मेदारी पूर्वक सही भावों का निर्वाह, बिना दूसरे से प्रभावित हुए, बिना किसी प्रतिक्रिया के संबंधों का निर्वाह, एक्साइटेड होकर निर्वाह नहीं, बिना किसी रिएक्शन के रेस्पॉन्स करना, इन नौ भावों का निर्वाह करना। ये न्याय क्या है? मानव मानव संबंध की पहचान, निर्वाह, मूल्यांकन, उभय सुख, यही जस्टिस है। यही जस्टिस में पढ़ाया भी था मैंने आपको कि मानव मानव संबंधों की पहचान करना कि एक आई का दूसरे आई से संबंध है, फिर नौ मूल्यों की पहचान करना और फिर इनका निर्वाह करना, इनको फुलफिल करना, फिर मूल्यांकन करना कि ठीक से फुलफिल हुआ कि नहीं, और फुलफिल होने के बाद दोनों पक्ष को उभय सुख मिला कि नहीं, म्यूचुअल हैप्पीनेस अराइज हुई कि नहीं। यही संबंध में न्याय है कि recognize relation between one self to another self, recognize the feelings, fulfill the feelings, evaluate the feelings and lead to the mutual happiness, that is social justice, that is justice in relationship। तो सहज स्वीकृति न्याय के लिए परिवार से विश्व परिवार तक बनी रहे, सहज स्वीकृति अखंड समाज के लिए बनी रहे, यही न्याय है। संबंधों में इसी को न्याय कहा जाता है। न्याय सुनिश्चित करना ही, न्याय को इंश्योर करना, जस्टिस को इंश्योर करना ही, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारी शिक्षा का लक्ष्य है, यही हमारे प्रयासों का लक्ष्य है कि लोगों के संबंधों में परस्पर न्याय स्थापित हो जाए। यह तीसरी यूनिट का सबसे अंतिम बिंदु था।